हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आज के सेशन में जीके जीएस का सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। तो जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिएगा O2 एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार पहुँचती रहे। आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए। आरपीएफ स्टूडेंट के लिए बस इतना ही करने वाले हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षाएं हैं बहुत जल्द ही आयोजित होने वाली हैं। अब आप सबके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो बिल्कुल भी इसमें आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपने प्रिपरेशन किया है वह लगभग आपका सही होगा। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना प्रिपरेशन जो है उसे देखिए कितना प्रिपरेशन हमारा हो पाया है। तो चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है वह आपके नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं रामानुजाचार्य। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवाजी किस मराठा संत के शिष्य थे। तो जो छत्रपति शिवाजी थे वह रामदास के शिष्य थे, यानी कि रामदास उनके गुरु थे। ठीक है, यह बात याद हुई। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जो छत्रपति शिवाजी थे उन्होंने अपने जो मंत्रिमंडल था, उनका जो मंत्रियों का समूह था उसे क्या बोला जाता था। तो छत्रपति शिवाजी के मंत्रियों को अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, यह आपको याद रखना है। जैसे कि अकबर का नवरत्न हुआ करते थे, वैसे ही छत्रपति शिवाजी के दरबार में आपके अष्टप्रधान हुआ करते थे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नमकीन स्थलों में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है। नमकीन यानी जो जैसे कि आपका समुद्र के तट पे या फिर आपके खारे पानी के झील हैं उनके तट पर जो उगने वाले पेड़ पौधे हैं उन्हें हम फैलोफाइट्स कहते हैं, हेलोफाइट्स। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय भाषा संस्थान स्थित है आपके मैसूर में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैसूर से हमें याद आया कि मैसूर का शेर किसे कहा जाता है, यानी कि जो सुल्तान मैसूर है वह कौन है। तो याद रखना है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो यह आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो वह भी राजस्थान में स्थित है। तो इससे आप यहाँ पे ट्रिक लगा सकते हैं कि भैया ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे जो पुरानी चोटी है तो वह कौन सी है, प्राचीन चोटी हो जाती है आपकी अरावली। अरावली की बात करें तो यह राजस्थान से निकली हुई है, राजस्थान से लेकर नई दिल्ली तक फैली हुई है। और इसी रायसीना हिल्स पर, जो नई दिल्ली में रायसीना हिल्स है, तो यह अरावली पर्वत पे ही बनी हुई है। और याद रखना है कि जो आपका राष्ट्रपति भवन है ना, अरावली पर्वत पे स्थित है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो यह आपको याद रखना है, या चालुक्य वंश के शासकों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन अगर अभी पूछा जाए कि यह किस राज्य में स्थित है, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक के हम्पी में यह विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, जो कि आपके भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वह है एडम स्मिथ। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो भारतीय अर्थशास्त्र के जनक है आपके कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य जो है यह भारतीय अर्थशास्त्र के जनक है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सरकारी नौकरियों में आरक्षण किस अनुच्छेद के आधार पर प्रदान किया जाता है। तो जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें जो आपका आरक्षण प्रदान किया जाता है वह आपके अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत दिया जाता है, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, और जो आपका अनुच्छेद 17 है यह इसमें आपके अस्पृश्यता का अंत है, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आर्टिकल 23 है इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाया गया है, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कलारीपेट्टू किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध युद्ध कला है। तो याद रखना है कलारीपेट्टू जो है यह केरल का आपका एक मार्शल आर्ट है, एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। तो यह आप याद रखिएगा। यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जान लेते हैं जो कि थांगटा है। थांगटा यह मणिपुर का एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। ठीक है, गतका पंजाब का है, मलखम्बम मध्य प्रदेश का है, सिलम्बम तमिलनाडु का है और मुष्टि युद्ध उत्तर प्रदेश का है। यह एक मार्शल आर्ट है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह जो थे, चौधरी चरण सिंह, उनकी जयंती के रूप में यह आपका राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक कंप्यूटरों के जनक किसे माना जाता है। तो याद रखना, आधुनिक कंप्यूटरों के जनक हैं एलन ट्यूरिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चार्ल्स बेबेज जो है, इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया एलपीजी का पूरे रूप क्या है। तो एलपीजी का पूरे रूप हो जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसके मुख्य प्रमुख घटक कौन होते हैं। तो ब्यूटेन और प्रोपेन या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के प्रमुख घटक हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में प्रथम परमाणु बम परीक्षण किस वर्ष किया गया था। तो भारत में जो प्रथम परमाणु बम परीक्षण हुआ था वह आपके 1974 में हुआ था। ठीक है, 18 मई 1974 में यह परमाणु बम परीक्षण हुआ था। कहाँ पे। तो राजस्थान के पोखरण में। और इसका एक कोड नेम था। ठीक है, परमाणु बम परीक्षण का एक कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। यह भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा कब हुआ था, तो दूसरा हुआ था आपके 1998 में। 1998 में यह दूसरा आपके परमाणु परीक्षण हुआ था। भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था आपके कहाँ पे, राजस्थान के पोखरण में। और यह आपको याद रखना है। ठीक है, ये 2 परमाणु परीक्षण आपके भारत में किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो इंटरनेट की शुरुआत भारत में 15 अगस्त 1995 में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत में जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वह गोंड हो जाती है। वहीं पहली कौन सी हो जाती है। तो भारत में जो सबसे बड़ी जनजाति है वह तो हो जाती है भील, और दूसरी जो हो जाती है वह जाती है गोंड जनजाति। ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में नागरिकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। भारत में नागरिकों के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार हो जाता है। यह पहला हो जाता है, दूसरे पे आपका दिया जाता है दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वह जाता है पद्म विभूषण। तीसरा हो जाता है पद्म भूषण और चौथा हो जाता है आपका पद्मश्री। ये 4 आपके भारत में दिए जाने वाले नागरिकों के लिए पुरस्कार हैं, और जो कि सबसे सर्वोच्च पुरस्कार हो जाता है भारत रत्न। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बटरफ्लाई स्ट्रोक किस शब्द जो है या किससे संबंधित है। तो बटरफ्लाई जो स्ट्रोक है यह शब्द आपके तैराकी से जुड़ा हुआ है, तैराकी खेल से संबंधित है, क्योंकि तैराकी में इस तरीके बटरफ्लाई की तरह आपका स्विमिंग किया जाता है। तो वहाँ पे यह बटरफ्लाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी है, तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो याद रखना है, ओलंपिक पदक जो रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है वो हो जाती है आपकी पीवी सिंधु। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लेडी विद द लैम्प किस के नाम से किसे जाना जाता है। तो लेडी विद द लैम्प के नाम से जानी जाती हैं आपकी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत की बुलबुल भी कहा जाता है, यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया आपके सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। यह भी आप याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू की बात करें तो इन्होंने यह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम किया। यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज कहाँ संग्रहित होता है। तो याद रखना है आपके यकृत में, यानी कि लीवर में यह ग्लाइकोजन के रूप में यह आपका यकृत आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। यह आपको याद रखना है। यकृत की बात करें तो यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा आपका यहाँ पे मानव यकृत जो आपका है वह मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग हो जाता है। यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि ओजोन परत को मापने की इकाई है। तो जो आपका ओजोन है, ये ओजोन को O3 से दर्शाते हैं। तो ओजोन परत को मापने की जो इकाई है वह कौन सी हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉप्सन इकाई जो है, यह इससे आपके ओजोन परतों को मापा जाता है। डेसिबल जो है यह आपकी ध्वनि जो है ना, ध्वनि तीव्रता की इसको मापा
जाता है आपके डेसिबल से, एम्पियर से विद्युत धारा मापा जाता है, यह भी आप याद रखिएगा, और कूलाम से आवेश मापा जाता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, तो सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहते हैं, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो जोग जलप्रपात आपके शरावती नदी पर स्थित है, यह आपको याद रखना है, यह कर्नाटक में स्थित है, यह भी आपको याद होना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का आपका नेतृत्व किया था, और जो आपकी बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने सरदार की उपाधि दी थी इन्हें, यह भी आप याद रखिएगा। और याद रखना है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो यह आंदोलन 12 जून 1928 को शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, और यह बारदोली सत्याग्रह लड़ा क्यों गया था, तो यह बारदोली सत्याग्रह इसलिए लड़ा गया था क्योंकि जो आपके किसान थे उन पर यह लगान लगा रहे थे, तो किसानों पर लगान न लगाने के लिए यह आपका बारदोली सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी हर्ष के दरबारी कवि द्वारा लिखी गई है, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे आपके, उनके द्वारा कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं, यह आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना है हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी जो रचना है वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि, ठीक है, हरिसेन द्वारा लिखी गई है, यह भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हर्षचरित और रत्नावली और नागानंद यह तीनों जो हैं, यह तीनों किसने लिखी है, तो इसने स्वयं आपके हर्षवर्धन ने लिखी थी। ठीक है, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्यू किस देश की राजधानी है, तो क्यू आपके यूक्रेन देश की राजधानी हो जाती है क्यू। ठीक है, यह आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन बी के आविष्कारक कौन है, तो विटामिन बी के आविष्कारक है मैकुलन। हॉपकिंस क्या है, तो हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी, हॉलकट ने विटामिन सी की खोज की थी, और हैनीमैन जो है यह होम्योपैथिक के जनक हैं। ठीक है, होम्योपैथिक के जनक कौन है, हैनीमैन, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इब्न बतूता आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। वहीं हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था, तो याद रखना है हर्षवर्धन के जो शासनकाल में भारत आया था वह था आपका वेनसोंग। ठीक है, वेनसोंग हर्षवर्धन, इससे आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आपका फायान आया था, फायान जो कि एक चीनी यात्री था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। तो यह सभी आपको याद रखना है किसके दरबार में कौन आया था और वह कहाँ का रहने वाला था, तो यह भी आप याद रखिएगा। तो इब्न बतूता आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, यह आपको याद रखना है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और यह भी आप याद रखिएगा। समुद्रगुप्त कौन सा वाद्ययंत्र बजाता था, तो वह बीड़ा बजाया करते थे, उनको यह सिक्के पे दर्शाया हुआ दिखाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि धन्वंतरी और कालिदास किसके दरबार में रहा करते थे, या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। तुलसीदास की बात करें, तुलसीदास अकबर के दरबार में रहा करते थे, दरबारी कवि थे अकबर के तुलसीदास, यह भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कराए, और यार आपके 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज़ आप हमें कमेंट करके जो बताया करिए। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।